एक ऐसा एक्टर जिसके करियर पे टेररिस्ट होने का दाग लगा। मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैं टेररिस्ट आदमी नहीं हूँ। एक ऐसा एक्टर जिसकी मूवी से ज्यादा तो उसकी गर्लफ्रेंड्स रही। आपकी 308 गर्लफ्रेंड थी तो माला भी 108 के बाद खत्म हो जाती है। एक ऐसा एक्टर जिसने ड्रग्स लेना तब शुरू कर दिया था जब इंडिया में ड्रग्स के बारे में किसी को नॉलेज तक नहीं थी, जिसके जेल जाने के बाद लाइफ बर्बाद हो चुकी थी, बट एक मूवी ने उसके पूरे करियर की दिशा बदल दी और उसको किसी क्रिमिनल या फिर ऑफेंडर की जगह एक बॉलीवुड का सुपरस्टार बना दिया, जिसको लोग आज इज्जत से संजू बाबा बोलते हैं। पूरी दुनिया में उनके एटीट्यूड की चर्चा होती है और इंडिया में उनके लाखों फैंस हैं। पर क्या संजय दत्त ये फेम और इंडियंस का ये प्यार डिजर्व भी करते हैं? क्योंकि तुम मानो या ना मानो, पर संजय दत्त ही वो बंदा था जो डायरेक्टली इन्वॉल्व था इन किलिंग ऑफ हंड्रेड्स ऑफ पीपल इन मुंबई अटैक। और अगर संजय दत्त चाहते भी तो ही वाज द गाय जो बहुत सारी फैमिलीज को और बहुत सारी लाइव्स को बचा सकते थे। और आज मैं इसी चीज को डिकोड करने वाला हूँ इस वीडियो में कि हाउ संजय दत्त इज द वर्स्ट एक्टर ऑफ बॉलीवुड, पर फिर भी उनको एक सुपरस्टार की तरह इज्जत मिलती है। और साथ में इस चीज पे भी बात करेंगे कि कैसे राजकुमार हिरानी ने संजय दत्त की हेल्प करी एक मूवी बनाने में, जिसने इंडियन ऑडियंस को मैनिपुलेट करके उनके सामने एक हाईएस्ट ऑर्डर के क्रिमिनल ऑफेंडर को एक जिंदा दिल नासमझ इंसान बना दिया। अब देखो, संजय दत्त अपने बचपन से ही काफी ज्यादा टॉक्सिक एंड बिगड़ैल लाडले बच्चे थे। और संजय दत्त की इसी रियलिटी को समझने के लिए तुम संजय दत्त की लाइफ की इस इंसिडेंट का एग्जांपल ले सकते हो, जिसको संजू मूवी में भी दिखाया गया है, जहाँ पे वो अपने दोस्त की गर्लफ्रेंड के साथ सो जाते हैं। एंड जब उनका दोस्त ये पूछता है कि संजय दत्त ने ऐसा क्यों किया, तब संजय दत्त ये बताते हैं कि वो उसकी गर्लफ्रेंड की लॉयल्टी टेस्ट कर रहे थे। अब संजय दत्त की लाइफ का ये इंसिडेंट तुम्हें उनके कैरेक्टर के बारे में काफी कुछ बता सकता है। और ऐसे ही नहीं, संजय दत्त की लाइफ में 308 गर्लफ्रेंड थी और जहाँ भी देखो तुम संजय दत्त इस फैक्ट को बहुत ही प्राउडली मेंशन करते हैं जैसे उन्होंने 308 मेडल्स जीते हों। अपनी बीवी के अलावा तुम और कितनी औरतों के साथ सोए हो? 308 डेफिनेटली। चलो 50 के लिए 385। और बात करें अगर संजय दत्त की डेटिंग लाइफ की, तो संजय दत्त ने स्कूल एंड कॉलेज में काफी सारे मल्टीपल रिलेशनशिप्स रखे थे, बट संजय दत्त का बड़ा रिलेशनशिप 1980s में शुरू हुआ था, जहाँ पे वो पहली बार अपनी मूवी रॉकी की शूटिंग कर रहे थे। एंड पहली मूवी में ही वो अपनी को स्टार एक्ट्रेसेस टीना मुनीम को बहुत पसंद करने लगते हैं एंड वो सेट पे ही उनके काफी करीब आने लगते हैं, जिसके थोड़े दिन बाद वो एक दूसरे को डेट करने लगते हैं। अब काफी सारे आर्टिकल्स की माने तो टीना मुनीम वॉज इन वेरी डीप लव विद हिम और संजय दत्त भी उनसे बहुत प्यार करने लगे थे। पर सच्चाई ये थी कि कुछ दिन बाद संजय दत्त काफी ज्यादा लड़ाई करने लगे थे और वो दोनों खुश नहीं थे उस रिलेशनशिप में। एंड जिसके 3 साल बाद ये दोनों आपस में ब्रेकअप कर लेते हैं। टीना मुनीम ये रिवील करती हैं कि संजय दत्त के ड्रग्स की आदत की वजह से वो उनको काफी ज्यादा टॉर्चर करते थे एंड मेंटली अब्यूज करते थे। और अगर आर्टिकल्स की माने तो टीना मुनीम काफी ज्यादा केयरिंग गर्लफ्रेंड थी, क्योंकि वो उनको ड्रग्स रिहेबिलिटेशन सेंटर भी लेके जाती थी। एंड उन्होंने अपने रिलेशनशिप के टाइम पे काफी ज्यादा ट्राई किया था कि संजय दत्त की ये बुरी आदत छूट जाए एंड वो हैप्पीली रह सके, पर ये सारी चीजें नहीं हो पाती हैं। संजय दत्त बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो जाते हैं, बहुत ज्यादा ड्रग अब्यूज में चले जाते हैं, जिसके बाद उनकी काफी सारी लड़ाइयां होती हैं, उनका ब्रेकअप हो जाता है। अब 1984 तक उनका रिलेशनशिप चला था, जिसके 3 साल बाद तक भी संजय दत्त ने काफी सारी लड़कियों को डेट किया, बट 1987 में आके उन्होंने एक एक्ट्रेस ऋचा शर्मा के साथ शादी कर ली एंड उनकी शादी काफी अच्छी भी चल रही थी, इसीलिए उनको अगले साल एक बेटी भी हो गई। एंड जब सारी चीजें सही जा रही थी एंड संजय दत्त भी एक फैमिली लाइफ जी रहे थे, तब 4 साल बाद उनकी वाइफ को एक ब्रेन ट्यूमर हो जाता है। एंड जिस चीज के इलाज के लिए उनकी वाइफ ऋचा शर्मा और उनकी बेटी को उन्हें यूएस शिफ्ट करना पड़ता है। एंड संजय दत्त भी काफी सारे यूएस के विजिट्स करते हैं उनका ध्यान रखने के लिए, बट धीरे धीरे संजय दत्त की ये यूएसए की ट्रिप्स बंद हो जाती हैं। वो अचानक से अपने वाइफ को इग्नोर करने लगते हैं। एंड उसके कुछ दिनों बाद ये न्यूज आती है कि जहाँ पे संजय दत्त की वाइफ यूएसए में अपनी 3 साल की बेटी के साथ ब्रेन ट्यूमर से लड़ रही हैं, वहाँ पे संजय दत्त इंडिया में माधुरी दीक्षित को डेट करने लग जाते हैं। एंड इवन 4 साल के बाद जब उनकी वाइफ इंडिया वापस आती है अपने लाइफ का बचा हुआ कुछ टाइम स्पेंड करने के लिए, एंड तब भी संजय दत्त उनको एयरपोर्ट पे रिसीव नहीं करने जाते हैं, वो उनको टोटली इग्नोर कर देते हैं। एंड इस चीज के बाद उनकी वाइफ ब्रेन ट्यूमर से हार जाती है, वो दुनिया छोड़ देती हैं। और इसी टाइम पे ऋचा शर्मा के घर वाले संजय दत्त पे ये एलिगेशंस लगाते हैं कि जब उनकी वाइफ और उनकी बेटी को सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब संजय दत्त ने उनका साथ ही नहीं दिया। पर इस टाइम तक आते आते संजय दत्त और माधुरी दीक्षित 3 साल के रिलेशनशिप में थे और वो अपने वाइफ को भूल चुके थे, तो उनको इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और वो माधुरी दीक्षित से शादी करने की भी सोच रहे थे। पर 1993 में कुछ ऐसा होता है कि संजय दत्त की लाइफ का बुरा टाइम शुरू हो जाता है और माधुरी दीक्षित भी उन्हें छोड़ देती है। और वो इंसिडेंट कोई और इंसिडेंट नहीं बल्कि मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट था। देखो, 6 दिसंबर 1992 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया जाता है, जिसके बाद पूरे देश में भयंकर रायट्स होने लगते हैं। इंडिया में अलग अलग जगहों पे लोगों को रिलीजन के नाम पे मारा जाने लगता है। लेकिन जहाँ पे सबसे ज्यादा भयंकर ब्लास्ट होता है वो था मुंबई, क्योंकि इस इंसिडेंट के 3 महीने बाद 12 मार्च 1993 में मुंबई स्टॉक एक्सचेंज के नीचे एक कार पार्क होती है, जिसको रिमोट कंट्रोल से ब्लास्ट कर दिया जाता है और इस धमाके में 225 लोग जख्मी हो जाते हैं। एंड इसके तुरंत बाद मुंबई में कई सारी जगहों पे ऐसे ही ब्लास्ट होने लगते हैं। मल्टीपल स्कूटर्स एंड
एंड कार्स में ब्लास्ट होते हैं, जिसके बाद 257 लोगों की जान चली जाती है और शहर के मल्टीपल लोकेशंस पे लगभग 1400 से ज्यादा लोग घायल हो जाते हैं। जिसके बाद मुंबई की पूरी पब्लिक डर जाती है और उनको खुद नहीं पता होता है कि अगला ब्लास्ट क्या पता उनके घर में ही हो जाए। लेकिन कैसे भी करके ब्लास्ट बंद होते हैं, जिसके बाद सीबीआई अपनी जांच बिठाती है और उन्हें ये पता चलता है कि इस धमाके में जो आरडीएक्स यूज हुआ था वो बहुत ही ज्यादा हाई ग्रेड का था और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इतने ज्यादा क्वांटिटी में आरडीएक्स का यूज कहीं पे भी नहीं हुआ। और देश के इसी फाइनेंशियल कैपिटल पे इतना बड़ा हमला होने के बाद पुलिस और सीबीआई पता लगाने में लग जाती है कि अगर मुंबई में इतना ज्यादा आरडीएक्स आया तो लाया कौन, और अगर आ भी गया था तो इसको इतना सेफली रखा कहाँ गया था, वो कौन से लोग थे जिन्होंने इस चीज में मदद करी। एंड इसके बाद पुलिस और सीबीआई रात दिन एक कर देती है, जिसके बाद उन्हें एक खबर मिलती है कि बाबा मूसा नाम का एक बंदा है जिसने ये वेपन्स और आरडीएक्स स्टोर किया था। और जब पुलिस बाबा मूसा को अरेस्ट करती है और इन्वेस्टिगेट करती है, तब वो बंदा 2 लोगों का नाम लेता है। पहला नाम था हनीफ गढ़वाला एंड दूसरा नाम था समीर हिंगोरा। अब हनीफ एक फेमस तवा रेस्टोरेंट का मालिक था और वो समीर के साथ मिलकर के मैग्नम सीडी नाम की एक कंपनी को चलाता था। एंड इसके साथ समीर एक प्रोडक्शन हाउस का भी मालिक था जिसका नाम था इनपा। अब ये दोनों काफी ज्यादा अमीर लोग थे और इनके पास काफी अच्छे लॉयर्स का बैकअप था, इसीलिए पुलिस इनसे ज्यादा जल्दी नाम नहीं निकलवा पाती है। लेकिन जब पुलिस इनके साथ ज्यादा शक्ति करने लगती है, तब ये बोलते हैं कि क्या आप लोग कभी फेमस लोगों को नहीं पकड़ते। एंड पुलिस जब इनसे पूछती है कि तुम किस फेमस बंदे की बात कर रहे हो, तब ये बताते हैं संजू बाबा। ये नाम सुन के डीसीपी मरिया थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं और पूछते हैं कौन संजू बाबा। एंड जिसपे समीर हिंगोरा ये बोलता है, अरे अपना संजू बाबा मतलब संजय दत्त। अब इस खबर को सुन के डीसीपी मरिया काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और अपने बाकी पुलिस वालों से बोलते हैं कि इस खबर को बाहर नहीं जाने देना है। और ऐसा इसलिए था क्योंकि संजय दत्त केवल एक एक्टर ही नहीं बल्कि कांग्रेस के एक एमपी के बेटे थे जिनका नाम था सुनील दत्त। और अगर ये खबर बिना किसी सबूत के बाहर जाती तो संजय दत्त को टेररिस्ट बोले जाने लगता और राकेश मरिया की नौकरी तक चली जा सकती थी। पर हनीफ एंड समीर की ये रिवील करने के बाद भी कि संजय दत्त के घर पे उन्होंने वेपन्स छुपाए थे, पुलिस फिर भी संजय दत्त के घर पे जाकर के रेड नहीं करती है क्योंकि संजय दत्त उस टाइम पे मॉरिशस में शूटिंग कर रहे होते हैं। पुलिस ये डिसाइड करती है कि वो उनके आने के बाद ही उनके घर पे रेड करेगी। बट शॉकिंगली पुलिस के इन सारे प्लान्स के बाद भी अगले ही दिन दिल्ली की एक न्यूज में हेडलाइन छप जाती है कि संजय दत्त हैज AK-56 गन। और पुलिस के संजय दत्त को इतना ज्यादा बचाने के बाद भी ये न्यूज एक जाबाज क्राइम रिपोर्टर बलजीत परमार ने छापी थी। और जब बलजीत परमार को पूछा जाता है कि तुम्हें इस न्यूज के बारे में कैसे पता चला, तब वो ये बताते हैं कि मैं इस केस पे इन्वेस्टिगेशन कर रहा था और मैंने जब एक पुलिस वाले से पूछा तो उसने कहा कि इस केस में अभी कोई प्रोग्रेस नहीं है क्योंकि एक MP के बेटे का नाम आ रहा है। और जब बलजीत परमार ने उस पुलिस वाले से ये पूछा कि क्या वो अरेस्टेड है, तब उस पुलिस वाले ने ये बोला, हाँ वो भी अरेस्टेड नहीं है क्योंकि वो फॉरेन में काम कर रहा है, जब वो वहाँ से लौटेगा तब उसको अरेस्ट किया जाएगा। और जिसके बाद बलजीत परमार उन MP के बेटों की लिस्ट निकालते हैं जो अभी फॉरेन में होते हैं। एंड पूरी लिस्ट पे सिर्फ उनको एक ही नाम मिलता है और वो था संजय दत्त। और जब वो संजय दत्त को कॉल करके इन सारी चीजों के बारे में पूछते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए एक न्यूज भी छापने वाला हूँ, तब संजय दत्त ये बोलते हैं कि प्लीज कोई न्यूज मत छापिएगा, मैंने पापा से बात कर ली और पापा सारा अरेंजमेंट कर देंगे। और जिसको सुन के बलजीत परमार का शक यकीन में बदल जाता है और वो संजय दत्त से ये बोलते हैं, मैंने कहा तुम एक काम कर के वो वेपन लेके खार पुलिस स्टेशन में जमा करवा दो, क्योंकि अगर आप जमा करवाते हो तो आपके ऊपर आर्म्स एक्ट का केस बनेगा। अगर आपने वेपन जमा नहीं करवाई और पुलिस ने आपके ऊपर रेड करके सर्च करके वेपन का सीजर किया तो टाटा लग जाएगा, पर तकलीफ में आ जाओगे। ये आपने सलाह दी पहले? मैंने सलाह दी उसको। पर संजय दत्त उनकी बात मानने से फिर मना कर देते हैं और बोलते हैं मैंने पापा से बात कर ली है, पापा सारा इंतजाम कर देंगे, पर आप न्यूज मत छापिएगा। जिसके बाद बलजीत परमार समझ जाते हैं कि संजय दत्त कुछ नहीं करने वाले और उनको ये न्यूज छापनी ही पड़ेगी, क्योंकि अगर वो ये न्यूज नहीं छापेंगे तो कल को दोपहर तक कोई और न्यूज छाप देगा। और इसीलिए बलजीत परमार सुबह की पहली हेडलाइन में ये छाप देते हैं। एंड ये हेडलाइन छपते ही पूरे देश में फैल जाती है। काफी लोग संजय दत्त की अरेस्ट का डिमांड करने लगते हैं। एंड एग्जैक्टली उसी टाइम पे संजय दत्त भी मॉरिशस से शूटिंग करके वापस लौटते हैं एंड पुलिस उनको एयरपोर्ट से ही अरेस्ट कर लेती है। पर संजय दत्त के अरेस्ट होते ही जहाँ पे सबको उन्हें क्रिटिसाइज करना चाहिए था, पूरा का पूरा बॉलीवुड पोस्टर्स लेके खड़ा हो जाता है एंड पूरी की पूरी इंडस्ट्री संजय दत्त को सपोर्ट करने लग जाती है। चाहे वो शाहरुख खान हो, चाहे वो अक्षय कुमार हो, चाहे वो सैफ अली खान हो, हर कोई पोस्टर्स लेके खड़ा हो जाता है संजय दत्त के लिए, जैसे कि वो किसी टेररिस्ट को सपोर्ट करने के लिए जेल नहीं गए बल्कि किसी नोबल कॉज की वजह से अरेस्ट हुए हैं। और संजय दत्त के अरेस्ट होने के बाद डीसीपी राकेश मरिया उनसे इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं एंड पुलिस वालों पे भी काफी ज्यादा प्रेशर होता है क्योंकि संजय दत्त शुरुआत में कुछ नहीं बोल रहे होते हैं, जिसपे डीसीपी राकेश मरिया काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उनको एक जोरदार का थप्पड़ मारते हैं। एंड वो थप्पड़ लगते ही संजय दत्त समझ जाते हैं कि मामला बहुत ज्यादा सीरियस हो चुका है और अब शायद पुलिस वाले तमीज से बात नहीं करने वाले। जिसके बाद संजय दत्त राकेश मरिया से बोलते हैं कि वो उनसे अकेले में बात करना चाहते हैं। और जब राकेश मरिया संजय दत्त से अकेले में बात करने लगते हैं, तब संजय दत्त की कही हर एक बात समीर और हनीफ की कही गई हर एक बात से मैच हो जाती है। और जब राकेश मरिया ये
पूछते हैं कि तुमने वो वेपन्स का क्या किया, क्या वो अभी भी घर पे ही है? तब संजय दत्त बोलते हैं कि अब वो घर पे नहीं है, क्योंकि मेरे को इस न्यूज के बारे में पता चलते ही मैंने वो वेपन्स को निकलवा करके डिस्ट्रॉय करवा दिया था। और संजय दत्त की इस कन्फेशन के बाद सुनील दत्त उनसे मिलने आते हैं। एंड जब संजय दत्त सुनील दत्त से ये बोलते हैं कि पापा सॉरी, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, तब सुनील दत्त समझ जाते हैं और उनके पैरों के नीचे की पूरी जमीन खिसक जाती है। और तब उनको ऐसा लगता है कि उनकी पूरी जिंदगी की कमाई हुई मेहनत और सोशल वर्क सारा मिट्टी में मिल गया। पर इन सारे इंसिडेंट्स और चीजों के बाद भी संजय दत्त ने आज तक पब्लिकली ये नहीं एक्सेप्ट किया है कि उनको पता था कि वो वेपन्स जो उनके घर में आ रहे हैं वो मुंबई में होने वाले बॉम्ब ब्लास्ट में यूज होने वाले हैं। और वो ये बताते हैं कि उनके फादर के पॉलिटिकल कनेक्शंस की वजह से उनको धमकियां मिलती रहती थी और इसीलिए संजय ने केवल अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए ही हथियार रखे थे। Well, that is because like we'll kill you and your family, and they knew exactly where my nieces were studying. They knew the movements of my family members. They knew everything, so it became really scary for us basically. अब अगर ऐसा ही था तो कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आज तक नहीं मिले। अब जैसे कि संजय दत्त ने ये कहा कि वो हथियार उन्होंने अपने फैमिली की सेफ्टी के लिए रखे थे, तो भाई सेफ्टी के लिए एक पिस्टल भी रखी जा सकती थी और अपने बॉडीगार्ड्स भी रखे जा सकते थे, पर 3 AK-56 और कई सारे हैंड ग्रेनेड्स और एमुनेशन रखने की क्या जरूरत थी? और अगर उन्होंने रख भी ली थी तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि इतने ज्यादा इलीगल वेपन्स आए कहाँ से। और दूसरा सवाल ये कि जब उनके घर पे एक ऐसी वैन आई थी जिसमें इतने ज्यादा RDX और हथियार थे जिससे एक पूरे शहर को उड़ाया जा सकता था, और वो वैन उनके घर पे आकर के 2 महीने के लिए खड़ी रहती है और उन्हें शक भी नहीं होता कि ये हथियार मेरी सेफ्टी के लिए हद से ज्यादा हैं और ये मुंबई में आ कैसे रहे। और तीसरी बात ये है कि अगर संजय दत्त चाहते तो ये सारी चीजों को पुलिस को इन्फॉर्म भी कर सकते थे एंड उनका नाम भी नहीं आता, उनके पापा उन्हें आराम से छुड़ा सकते थे और 1500 लोग अपाहिज होने से या फिर उनकी जिंदगी बर्बाद होने से बच जाती। पर संजय दत्त ने ये सब इग्नोर क्यों किया? और जब इन सारी चीजों के बाद पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन खत्म करी थी तब उन्हें ये पता चला था कि संजय दत्त के घर पे ये सारे वेपन्स अबू सलीम ने डिलीवर करवाए थे, जो कि दाऊद का राइट हैंड भी था एंड संजय दत्त भी उसको जानते थे, क्योंकि दाऊद इब्राहिम की एक और इम्पोर्टेंट आदमी छोटा शकील से संजय दत्त की काफी अच्छी दोस्ती थी और इनकी दोस्ती काफी ज्यादा पॉपुलर थी एंड इनकी कॉल रिकॉर्डिंग्स भी तुम्हें यूट्यूब पे मिल जाएंगी जहाँ पे संजय दत्त इनको भाई जी करके बोलते रहते थे। एक चीज बोलूं आपको, वो चिकना जो है करिश्मा को फोन करके बोलता है कि ये क्या होता है भाई? आप सोचिए भाई ज्यादा दिन नहीं है जी, और मैं जी बस ये दुआ करो लगे मैं जी, ज्यादा दिन नहीं है। अभी अगर ये आ जाता ना जी तो मैं समझता हूँ तुम लोगों के लिए खुशखबरी थी वो। बिल्कुल समझ में आया कि नहीं जी। अब ये सब प्रूफ करता है कि संजय दत्त सिर्फ एक विक्टिम ही नहीं थे बल्कि एक हाईली इन्फ्लुएंशियल आदमी थे जिनके अंडरवर्ल्ड्स के साथ बहुत अच्छे कनेक्शंस थे। पर सच्चाई यही है कि संजू मूवी में ये सारी चीजें दिखाई ही नहीं गई और ऐसा दिखाया गया कि उनके सारे बुरे कर्मों की उनको सजा भी मिल गई जहाँ पे वो जेल जाते हैं। पर अगर तुम उनकी जेल का टाइम भी ध्यान से देखोगे तो पहले उनको 1993 में 16 महीने जेल में रखा गया था, जिसके 10 साल बाद उन पे फिर एक केस चलता है और उनको 7 महीने के लिए फिर 2006 में जेल में डाला जाता है। पर हमारे वहाँ तो एक चोर को भी 7 महीने से ज्यादा की सजा सुनाई जाती है। पर संजय दत्त पे टाटा मतलब एक टेररिस्ट वाला केस लगने के बाद भी केवल उनको 7 महीने जेल में रहना पड़ता है, फिर उनको बेल मिल जाती है। पर जिसके बाद वो 5 साल आराम से अपने घर पे रहते हैं, लेकिन लास्ट में 2013 में सुप्रीम कोर्ट इनको सजा सुनाती है, जिसके बाद ये 5 साल की सजा में जाते हैं। पर वो सजा भी केवल इनकी 3.5 साल में खत्म हो जाती है इनके अच्छे बिहेवियर को देख के। पर संजू मूवी के अंदर उनकी इस टेररिस्ट कनेक्शन को लेकर के कोई भी बात नहीं बोली जाती है, केवल ये दिखाया जाता है कि संजय दत्त बेचारा कैसे अपनी 5 साल की जेल की सजा काटता है, जिसमें वो टॉयलेट के पास बेचारा सोता है और उसको बहुत सारे स्ट्रगल्स करने पड़ते हैं। अब देखो तुम्हें भी पता है कि अल्ट्रा अमीर लोगों की लाइफ जेल में भी अच्छी होती है, पर संजय दत्त को टॉयलेट में सोता हुआ दिखाना और ये सारी चीजें दिखाना उन्हें खूब सारी सिंपैथी दिलाता है इंडियन से। और अगर सच बताऊं तो संजय दत्त ने इन 5 साल की जेल टाइम में भी काफी ज्यादा एंजॉय किया था, क्योंकि इस टाइम पे उन्होंने 2 शादियां भी करी थी एंड 2 बच्चे भी करे थे एंड वो बार बेल्स पे बाहर आकर के आराम की जिंदगी जी रहे थे। और शायद इसीलिए जिस संजय दत्त को उनके देश वालों ने एक मेगा स्टार या फिर सुपरस्टार का स्टेटस दिया है, संजय दत्त उसी देश के साथ गद्दारी करने के बाद भी आज एक सुपरस्टार की जिंदगी जी रहा है। अब तुम चाहे मानो या ना मानो, पर डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली संजय दत्त के हाथ भी उन मासूमों के खूनों से रंगे हुए हैं। मगर जब ऐसे इंसान पे इंडिया में एक बायोपिक बनती है तो पूरा देश उसे सिंपैथाइज करता है और उस बायोपिक में ऐसा दिखाया जाता है कि मानो वो दुनिया का सबसे बड़ा बेचारा हो, जिसके साथ बचपन में गलत होने की वजह से उसने ड्रग्स की आदत लगा ली हो और अपने चार्मिंग पर्सनैलिटी की वजह से वो काफी सारे मल्टीपल रिलेशनशिप में रहा हो और उसने चीट किया हो। पर बेचारा दिल का बहुत साफ था और बहुत ही नादान था कि गलती से और नासमझी से
से टेररिस्ट की हेल्प भी कर देता है। पर बेचारे का वो 5 साल के लिए जेल जाना, EMIs में और टॉयलेट के पास सोना हर चीज जस्टिफाई कर देता है और संजय दत्त को उसके कर्मों की सजा मिल चुकी है। एंड इंडियंस ने सच में इस स्टोरी के साथ काफी ज्यादा सिंपैथाइज किया था और इसीलिए संजय दत्त की लाइफ चेंज हो गई थी और उनको बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भी मिले थे इसके बाद। बट आई कंसीडर इट शेम कि राजकुमार हिरानी ने संजय दत्त के दोस्त होने की वजह से उनकी ये PR मूवी बनाई और शायद इसीलिए बलजीत परमार जिसने संजय दत्त को एक्सपोज किया था वो ये मूवी देखने भी नहीं गए थे। मैंने फिल्म इसलिए नहीं देखी। आप फिल्म देखने क्यों जाते हो? फिल्म में एक हीरो होता है, संजय दत्त इज नॉट माई हीरो। अब तुम इन सारी चीजों के बाद संजय दत्त के बारे में क्या सोचते हो कमेंट सेक्शन में जरूर बता के जाना। और अगर तुम्हें भी लगता है कि बॉलीवुड उतना अच्छा नहीं है जितना दिखाता है तो इस वीडियो को लाइक करके सबके पास जरूर पहुंचाना और ऐसे ही अमेजिंग एक्सपोज वाली वीडियोस आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। जय हिंद, जय भारत।